जय हिंद स्टूडेंट्स। एम एकेडमी के इन वीडियो क्लासेस में मैं पुष्पराज कुशवाहा आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं। और वीडियो शुरू करने से पहले या क्लास शुरू करने से पहले बताना चाह रहा हूं कि हमारे एकेडमी के डायरेक्टर डॉक्टर इमरान सर के द्वारा कुछ निर्देश दिए गए हैं जिनको फॉलो करना आप लोगों के लिए आवश्यक है। और मैथ्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, देखने से पहले आप लोगों को निश्चित करना होगा कि आप लोगों के पास नोटबुक और पेन होना आवश्यक है, क्योंकि इन वीडियो में आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स और सवाल बताए जाएंगे जिन्हें नोट करना और आप लोगों को सवालों को हल करना आवश्यक है। इन मैथ्स वीडियो में हम मैथ्स के जीरो लेवल से बिल्कुल बेसिक लेवल से हाई लेवल तक जाने वाले हैं और जनरल मैथ्स जो सामान्य गणित होती है वहां से स्टार्ट करके हम एडवांस मैथ्स तक जाएंगे। और हमारा उद्देश्य है कि हर एक बच्चा हमारे साथ आगे बढ़ सके और मैथ्स के इन लेसन्स को, चैप्टर्स को अच्छी तरह सीख सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है या हमारा पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। मैथ्स का पहला चैप्टर संख्या पद्धति। तो समझते हैं पहले कि संख्या पद्धति होता क्या है। गणितीय आंकड़ों को या गणितीय डाटा को किसी एक प्रणाली में या एक किसी माध्यम के द्वारा व्यक्त करने को हम क्या कहते हैं, उसको नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति कहते हैं। अभी पद्धति स्थान के और समय के हिसाब से बदलती रहती है। जैसे अगर हम बात करें दशमिक अंकन प्रणाली या डेसिमल नंबर सिस्टम की, तो हम पूरा अपना जनरल जो भी सामान्य दैनिक जीवन में अपना मैथ्स का यूज करते हैं तो उसमें इसी डेसिमल नंबर सिस्टम की को उपयोग करते हैं। लेकिन जब आप देखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम, तो ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है और इसे वहां यूज किया जाता है। एक और नंबर सिस्टम है हमारे पास, रोमन नंबर सिस्टम, आप लोगों ने देखा होगा। और इसी तरह कई तरह के नंबर सिस्टम, संख्या पद्धतियां हैं। लेकिन हमारा पूरा सिलेबस या पूरा जो भी पढ़ाई है वो किसमें होगा, दशमिक अंकन प्रणाली में। यहां पर रोमन नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम बताने का उद्देश्य इसलिए है क्योंकि कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे रिलेटेड भी सवाल पूछे गए हैं। और सवाल कैसे कि दशमिक अंकन प्रणाली से संख्या को रोमन अंक में परिवर्तित करने के लिए या फिर बाइनरी अंकों में चेंज करने के लिए सवाल पूछे गए थे। तो ये अलग चीज है, इन्हें हम बाद में देखेंगे। अभी हमारा किसमें है फोकस, डेसिमल नंबर सिस्टम में या दशमिक अंकन प्रणाली में। अब ये दशमिक अंकन प्रणाली है क्या? दशमिक अंकन प्रणाली संख्याओं को व्यक्त करने की एक प्रणाली है जिसमें हम 10 अंकों का यूज करते हैं। कौन से वो 10 अंक? 0 से लेकर 9 तक, 0, 1, 2 और इसी तरह कहां तक, 9 तक के अंकों को क्या करते हैं, हम यूज करते हैं, उपयोग करते हैं और एक संख्या बनाते हैं। कोई सी भी संख्या हो सकती है। जैसे अगर मान लें 3, 4, 2, 1, तो ये क्या है, एक संख्या है, केवल एक संख्या है। लेकिन इस संख्या पर में कितने अंक हैं? 4 अंक हैं, 4 डिजिट हैं। अर्थात ये एक संख्या है जो 4 अंकों से बनी है। लेकिन जब इसी संख्या को हम इस तरह अगर लिख दें तो ये क्या होती है, 4 अलग अलग संख्याएं हो जाती हैं। 3, 4, 2 और 1। ये अंक भी है और क्या है, संख्याएं भी हैं। तो ये संख्याएं जब है तो 4 अंकों की संख्या है ये। और इन प्रत्येक संख्या पर कितने अंक हैं? केवल एक एक अंकों की ये क्या है, संख्या है। तो आई होप आप लोगों को अंक और संख्या, डिजिट और नंबर में डिफरेंस समझ में आया होगा कि अंक क्या होते हैं और संख्या क्या होती है। इन अंकों के माध्यम से ही क्या होता है, संख्या बनती है, चाहे वो 1 डिजिट की हो, 2 डिजिट की हो और अधिक से अधिक कितने भी डिजिट की। अब जब ये अंक किसी एक संख्या में शामिल हो जाते हैं तो
तो प्रत्येक अंक के दो मान हमारे पास मिलते हैं। कौन से मान? एक संख्या में प्रत्येक अंक का दो मान, एक जाति मान या जिसे फेस वैल्यू कहते हैं, और दूसरा स्थानीय मान मिलता है। क्या? स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू। तो इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं कि जाति मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है और इन्हें कैसे निकालते हैं। यदि कोई संख्या हमारे पास मान लें 5 6 4 2 1 है, तो इसमें प्रत्येक अंक का एक स्थानीय मान होगा और जाति मान होगा। जैसे अगर इस 5 की बात करें हम, तो इसकी फेस वैल्यू, फेस क्या जैसा दिख रहा है वैसा ही, तो फेस वैल्यू क्या 5 ही होगी। लेकिन जब इसके स्थानीय मान अर्थात प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 तो होगा, लेकिन उसके बाद जितने भी अंक हैं उनके स्थान पर क्या? 0। तो ये इसका स्थानीय मान हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा डिजिट क्या है? 6। तो जो फेस वैल्यू है वही है, जो 6 है वही है, लेकिन स्थानीय मान क्या हो जाएगा इसका? 6000। इसी तरह आगे वाले अंकों की भी बात करें तो 4 का फेस वैल्यू कितना? 4 ही, लेकिन जब इसके स्थानीय मान की बात होगी तो ये कितना हो जाएगा? 400। जो अंक है वो तो होगा, लेकिन उसके बाद जितने अंक है उसकी जगह क्या हो जाएगा? 0। तो ये फेस वैल्यू हो गई, ये प्लेस वैल्यू। इसी तरह हम अगर और दूसरी संख्या में देखें जैसे 21, तो 2 की फेस वैल्यू 2 ही होगी, लेकिन इसका प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 20। और इस 1 के लिए क्या? दोनों सेम होगा, फेस वैल्यू भी 1 और प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान भी क्या होगा? 1 ही होगा। अब आपको जाति मान और स्थानीय मान तो क्लियर हो गया, लेकिन इससे रिलेटेड सवाल कैसे आते हैं? सवाल आपको मिलेंगे कि जैसे ये संख्या है 56,421, तो इसमें आपको बोलेगा इस 5 के स्थानीय मान और जाति मान में अंतर बताइए। तो क्या करना है? सबसे पहले प्लेस वैल्यू निकाल लेना है, जैसे हमने यहां किया है 50,000, और उसमें 5 माइनस कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हर एक के लिए अगर मान लें कि 6 के लिए हमने बोला है कि 6 के जाति मान और स्थानीय मान का योग कितना है, तो उसका जाति मान कितना होगा? 6 ही होगा, लेकिन उसका प्लेस वैल्यू स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 6000। ऐड किया तो हमें क्या मिला? टोटल हमारा रिजल्ट 6006, 6006। तो ये आपका स्थानीय मान हो गया, जाति मान हो गया। और आपको और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे जाति मान और स्थानीय मान से रिलेटेड, हम वीडियो के लास्ट में उन्हें हल करेंगे। अब संख्याओं को हम जाति मान और स्थानीय मान के बाद उनको इस तरह विभाजित कर सकते हैं। जैसे कुछ संख्याएं हमारे पास क्या होती है? प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक। अब उन्हीं में क्या होती है? सम संख्याएं, विषम संख्याएं। तो इन चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास बहुत सारी संख्याएं हैं, लेकिन उसमें प्राकृत संख्या कौन सी होती है? तो प्राकृत संख्या समझने के लिए हमें कुछ नहीं, जिन संख्याओं से हम गणना करते हैं, जिन संख्याओं से हम गिनते हैं, किन्हीं वस्तुओं को गिनते हैं कि कितनी वस्तुएं हैं, वही सब संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं? गणना करने के लिए, वस्तुओं को गिनने के लिए, काउंटिंग के लिए जिन नंबरों का यूज होता है वही हमारी क्या होती है?
प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर होते हैं। तो हम गिनना, किसी वस्तु को गिनना कहां से चालू करते हैं? एक से। कोई वस्तु है अगर तो वो तो जीरो होगी नहीं, है तो यानी एक है या दो है या तीन है या चार है, और इसी तरह क्या इन्फिनिटिव तक। तो ये क्या हो गई हमारी प्राकृत संख्याएं हो गई, नेचुरल नंबर हो गए। दूसरी हमारे पास पूर्ण संख्या या होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर जब जीरो और प्राकृत संख्याओं को एक साथ लिया जाए, जीरो और प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर को साथ में लिया जाए तो वो क्या कहलाते हैं? होल नंबर या पूर्ण संख्याएं। अब क्वेश्चन इनसे रिलेटेड क्या आते हैं हमारे पास कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? सबसे छोटी या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगी हमारे पास? एक होगी, सबसे छोटी यही है। लेकिन जब सबसे छोटी होल नंबर या स्मॉलेस्ट होल नंबर की बात होगी तो वो क्या होगा? जीरो होगा। छोटी सी बात थी, लेकिन आगे ये बहुत बड़ा इशू कर सकती है जब हमें क्वेश्चन में बोला जाता है कि प्रथम 120 प्राकृत संख्या, या फिर दूसरे क्वेश्चन में किसी में बोला प्रथम 120 पूर्ण संख्या या फर्स्ट 120 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 120 होल नंबर। तो अब ये कहां से कहां तक होंगे? तो प्राकृत संख्या की बात होगी। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? एक से। तो 120 संख्याएं कहां खत्म होंगी? 120 पर। लेकिन जब पूर्ण संख्याओं की बात होती है तो पूर्ण संख्या स्टार्ट कहां से होती है? जीरो से। तो 120 पूर्ण संख्याएं कहां पर होंगी? तो वो 119 पर ही खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जीरो पूर्ण संख्याओं में शामिल होता है। छोटी सी चीज है, लेकिन जब हमें इससे रिलेटेड सवाल आते हैं तो कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए क्लियर रहे कि प्राकृत संख्याएं अगर एक फर्स्ट 120 बोला या कुछ भी बोला है तो 1 से 120 तक, लेकिन पूर्ण संख्याएं क्या एक पहले ही खत्म हो जाएंगी। तो ये प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं हो गई। इसके बाद है हमारे पास पूर्णांक या इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर पूर्णांक जब हम जीरो के साथ प्राकृत संख्या तो लें और इनके साथ हम ऋणात्मक संख्याओं को भी क्या करें? शामिल कर दें। तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाती है? हमारी पूर्णांक या इंटीजर। इन्हें हम नंबर लाइन पर भी देख सकते हैं। नंबर लाइन पर कैसे? ये जीरो आपका होल नंबर पूर्ण संख्या में शामिल था, 1 2 3 4 और ऐसे इंफिनिटिव तक। तो ये हमारे क्या हो गए? होल नंबर। एक से लेकर इंफिनिटिव तक नेचुरल नंबर, जीरो से लेकर इंफिनिटिव तक पूर्ण संख्या। लेकिन जब इसमें हमने नेगेटिव नंबरों को शामिल कर दिया, नेगेटिव नंबरों को शामिल कर दिया, तो ये क्या हो गया? हमारा पूरा पूर्णांक हो गया। अब पूर्णांक को भी हम क्लासिफाइड कई क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? जैसे पूर्णांक की बात करें तो हमारे पास होते हैं धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणोत्तर पूर्णांक और धनोत्तर पूर्णांक। धनात्मक अर्थात पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे हमारे पास? एक से लेकर इन्फिनिटिव तक। ऋणोत्तर ऋण पूर्णांक क्या होंगे? ऋणात्मक पूर्णांक क्या होंगे? -1 से लेकर इन्फिनिटिव तक। ऋणोत्तर पूर्णांक अर्थात नॉन नेगेटिव नंबर। नॉन नेगेटिव नंबर जो ऋणात्मक नहीं है, ऋणात्मक नहीं है यानी धनात्मक या फिर जीरो।
तो ये ऋणोत्तर पूर्णांक हो गए। इसके अलावा क्या, धनोत्तर पूर्णांक। तो धनोत्तर पूर्णांक अर्थात जो धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो कौन से नहीं है, 0 नहीं है, -1 नहीं है, -2 नहीं, और इसी तरह जितने नेगेटिव नंबर नहीं है वो क्या होंगे, धनोत्तर अर्थात नॉन पॉजिटिव नंबर। ये ऋणोत्तर क्या थे, नॉन नेगेटिव पूर्णांक। अब इस चीज से ये बात निकल कर आती है कि जो शून्य है हमारा वो क्या नहीं है, ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, केवल पूर्णांक है। तो ये हो गया हमारे क्या, पूर्णांक। अब पूर्णांक में दो तरह की संख्याएं होती हैं। क्या संख्याएं, एक सम संख्या, एक विषम संख्या। आप लोगों को पता होगा सम संख्याएं क्या, सम संख्याएं वे जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं तो वो क्या कहलाती है, सम संख्याएं। या फिर उन संख्याओं के अंत में क्या होता है, 0, 2, 4, 6, 8। लेकिन विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, अर्थात उनके इकाई अंक में क्या होगा, 1, 3, 5, 7 और 9। तो सम और विषम संख्याएं। अगली चीज है हमारे पास परिमेय संख्याएं। अच्छी तरह से समझना होगा इसे, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, और ये जो p और q होंगे वो क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। परिमेय संख्याएं क्या, जिन्हें पूर्णांक के रूप में लिखा जा सके और p/q के रूप में लिखा जा सके, और p और q क्या, एक पूर्णांक होने चाहिए। और एक चीज और कंडीशन यहां होनी चाहिए कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब हम उन्हें क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। अब सवाल यहां हमारे पास ही आता, उदाहरण देख सकते हैं, क्या उदाहरण ले सकते हैं इसमें। उदाहरण में 3/5, 7/9, ऐसे ही कई सारे आप लोगों के पास एग्जाम्पल है, संख्याएं हैं 221/480। तो ये सभी क्या है, पूर्णांक हैं। ऊपर हर और अंश और हर क्या है, पूर्णांक है, और जो आपका हर है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि 0 परिमेय संख्या है या नहीं है, 0 आपकी परिमेय संख्या है या नहीं है। तो हम कह सकते हैं 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है। छोटे छोटे सवाल हैं या छोटा छोटा चीज है आप लोगों को, लेकिन जरूरी है समझना। 0 क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि हम अगर इसके बटे में 1 लिखे तो इसके मान में कोई चेंज नहीं आता है। क्या होता है, इसका मान 0 ही होता है। अब देखें हम कि ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और जो q है, हर जो है वो आपका 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं, या परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या के बाद अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को रोटेशनल नंबर कहते हैं और अपरिमेय को इंटीजर नंबर। अपरिमेय नंबर, अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी, परिमेय संख्याओं का उल्टा। जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या होंगी, हमारी अपरिमेय संख्याएं होंगी। अब ऐसी कौन सी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में या भिन्न रूप में नहीं लिख सकते, तो √2, √3, अंडर रूट की सभी संख्याएं जिनको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, वे सभी क्या, अपरिमेय संख्याएं होंगी। क्योंकि जब इन्हें हम दशमलव रूप में लिखते हैं तो ये क्या होती है, अशांत होती है, या फिर दशमलव के बाद बढ़ता जाता है, संख्याएं कहीं रुकती नहीं है, और ना ही नंबरों का रिपीटिशन होता है। तो
तो ये क्या कहलाती हैं, √2, √3, √6 अगर ऐसे हैं संख्याएं तो ये क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब अपरिमेय संख्या से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय, या अपरिमेय। तो इसका आंसर है कि पाई अपरिमेय है। लेकिन आप लोग बोलेंगे कि पाई को तो हम क्या, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 भिन्न रूप में लिख दिया। यहां पर P ये हो गया, Q ये हो गया, और कंडीशन भी फॉलो कर रहा है परिमेय संख्या की कि यहां पर 0 नहीं है, तो ये कैसे अपरिमेय संख्या। तो यहां ध्यान देना होगा कि पाई की जो ये 22/7 वैल्यू है एप्रोक्स वैल्यू है, बिल्कुल निश्चित वैल्यू नहीं है। जब हम इसको पॉइंट के रूप में लिखते हैं, दशमलव के रूप में लिखते हैं, तो ये हमारे पास क्या मिलता है, 3, 1, 4, 5, 9, और इसी तरह क्या होती है, बढ़ते जाती है संख्याएं। तो हम यहां देखेंगे कि किसी भी नंबर का रिपीटिशन नहीं हो रहा, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है बार बार कि उसे भिन्न में बदला जा सके, और ये बढ़ता ही जा रहा है। तो इसलिए इस पाई की वैल्यू को हम भिन्न रूप में नहीं बदल पाते, और ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है क्या, पाई। परिमेय संख्या के बाद, अपरिमेय संख्या के बाद है आपके पास वास्तविक संख्या या रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, अभी तक हमने जितनी संख्याएं पढ़ी, प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो, सम संख्या हो, विषम संख्याएं हो, परिमेय संख्याएं हो या अपरिमेय संख्याएं हो, ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं, ये सभी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। अर्थात जिन संख्याओं को नंबर लाइन पर संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, वो सभी संख्याएं क्या होती हैं, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब नंबर लाइन पर केवल ये पूर्णांक नहीं होते हैं, इनके बीच की भी संख्या है। जैसे अगर मान लिया हमने पॉइंट बात की 0.5 की, सॉरी यहां नहीं, 0.5 की या 3/2 की, तो ये भिन्न संख्याएं हैं, दशमलव संख्याएं, लेकिन नंबर लाइन पर प्रदर्शित की जा सकती हैं। इसलिए ये सभी संख्याएं, चाहे वो दशमलव में हो, भिन्न में हो, परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, ये सभी क्या वास्तविक संख्याएं होती हैं। जितनी भी संख्याएं नंबर लाइन पर आ सकती हैं, जैसे √2 की बात की जाए तो √2 की वैल्यू इस 1 और 2 के बीच होगी, तो ये भी यहां पे कहीं आ सकता है। अर्थात ये भी √2 भी क्या होगी, वास्तविक संख्या या रियल नंबर होगा। आगे हमारे पास काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर वे संख्याएं होती हैं जो नेगेटिव हो, साथ में अंडर रूट के अंदर हो, वर्गमूल के अंदर हो, तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, काल्पनिक संख्या। पूर्णांक हो, नेगेटिव हो, और कोई भी नंबर जो नेगेटिव है और वर्गमूल के अंदर है वो काल्पनिक संख्या कहलाएगी। या इसे ही जैसे √-3 की बात किया जाए तो इसे हम क्या कर सकते हैं, 3i भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस i की वैल्यू क्या होती है, i किसके बराबर होता है, √-1 के बराबर। तो ये काल्पनिक या इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव संख्याएं होती हैं और साथ में किसके अंदर, वर्गमूल के अंदर या स्क्वायर रूट के अंदर होती हैं। तो काल्पनिक संख्याएं। और एक संख्या और है हमारे पास, सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र
संख्याएं। ये क्या होती हैं? सम्मिश्र संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिलने से बनती हैं। दोनों के मिलने से क्या बनती है? हमारी कॉम्प्लेक्स संख्याएं। इनका प्रारूप कैसा होता है? a प्लस आई बी के रूप में होता है। यहां पर a और b क्या होता है? हमारे पास वास्तविक संख्या होती है, लेकिन जो ये i है वो क्या होता है? काल्पनिक होता है। काल्पनिक या ए बी हमारी क्या होती है? पूर्णांक होता है। आई क्या होते हैं? काल्पनिक संख्याएं होती हैं। तो ये हमारे पास जब रियल नंबर और इमेजिनरी को मिलाने पर सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया किसका? सभी पूरी जितनी संख्याएं हैं हमारे पास उनका। और इन संख्याओं में से हमें किसे देखना होता है? केवल ये वास्तविक संख्याओं को। जितनी भी हमारे पास वास्तविक संख्याएं उन्हीं पर हमें आगे अपने सिलेबस को चलाना है। अब आगे है हमारे पास अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। इन्हीं में से कुछ संख्याएं क्या होंगी जो हमारे पास ये दिए हुए हैं वास्तविक संख्याएं, उन्हीं में से कुछ अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो देखते हैं क्या है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं या जिसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके गुणनखंड या फैक्टर क्या हो? या तो वो स्वयं हो या तो एक हो। उदाहरण से समझते हैं, जैसे हमने लिया 2, तो 2 को किस किस से भाग दिया जा सकता है? या तो 1 से या तो 2 से। इसी तरह थोड़ा बड़ी संख्या लेते हैं, यदि लिया हमने 13 को किससे भाग दिया जा सकता है कि वो पूरी तरह विभाजित हो जाए? तो वो खुद 13 है या फिर 1 है। अर्थात किसी भी संख्या के गुणनखंड निकालने पर या तो उसके गुणनखंड में 1 है या तो वह क्या है? स्वयं है। जब उसका फैक्टर करते हैं तो हमें 1 मिलता है या फिर वही संख्या मिलती है, तो वो क्या कहलाती है? प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे अगर हम देखें तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर या सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है? 2 है। फिर क्या होगा? 3 भी किसी से विभाजित नहीं होता, 1 से या स्वयं। इसके बाद 4 को 2 से विभाजित करने पर वो पूरी तरह विभाजित हो जाता है, इसलिए क्या? 4 प्राइम नंबर नहीं होगा। 4 के बाद आता है 5 क्या? प्राइम नंबर है, क्योंकि अगर इसका फैक्टर निकाले हम, इसके गुणनखंड निकाले तो क्या होगा? केवल 1 और 5। तो ये क्या है? अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर है। इसी तरह क्या? 7, 6 हो नहीं सकता, 8 हो नहीं सकता, 9 भी 3 से डिविजिबल है, 10 भी 5 से, फिर 11, 13 और इसी प्रकार क्या होगा? आगे चलते जाते हैं हम, 17, 19 चलते जाते हैं। अब अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आते हैं हमारे पास? सबसे बेसिक क्वेश्चन तो यही है, कई बार पूछा है और अच्छे मैथ्स करने वालों को दिक्कत जाती है क्योंकि उन्होंने सब ट्रिक सीख ली, लेकिन ये बेस नहीं देखा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। अब हमें क्वेश्चन और क्या पूछे जाते हैं अभाज्य संख्या से रिलेटेड कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से लेकर 100 तक। तो ऐसे लिखना तो मुश्किल है, आप ध्यान भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से आपको फिर वहां ध्यान करना और गिनने में दिक्कत हो सकती है। तो आप क्या करेंगे? सीधे याद रखेंगे 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? 25 अभाज्य संख्याएं या 25 प्राइम नंबर, 25 प्राइम नंबर होते हैं। अब ये तो ठीक था 1 से 100, लेकिन कई क्वेश्चनों में पूछा गया है कि 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 30 तक, या फिर और दिक्कत वाला 40 से लेकर 70 तक,
तो अब इसे कैसे बताएं या फिर एग्जाम पेपर हॉल में हम कैसे ध्यान करें कि अब इस 40 से 70 के बीच में कितने प्राइम है, गिनने में तो टाइम लगेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक कोड है जिसको अप्लाई करके हम आसानी से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कहां से कहां तक कितने प्राइम नंबर होंगे। तो उसके लिए कोड है 44, 22, 32, 23 और 21। अब इस कोड को 10 डिजिट का ये कोड है, इस कोड को कैसे यूज करना है, तो ये चार जो है वो बताता है हमें कि 1 से लेकर 10 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो कितनी है, 4 है। 1 से लेकर 20 तक, 10 से लेकर 20 तक, या बोल सकते हैं 11 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 4। देख भी सकते हैं क्या, 11, 13, 17 और 19। और यहां पे क्या थी, 2, 3, 5 और 7। तो इसी तरह 21 से लेकर 30 भी होंगी, तो उनकी संख्या कितनी है, 2 है। 31 से लेकर 40 तक भी होंगी कुछ अभाज्य संख्या है, तो वो कितनी है, 2 है। इसी तरह 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80 और 81 से 90 तक। और ये लास्ट में क्या है, 97 अभाज्य संख्या है, जो है किसके बीच आती है, 91 और 100 के बीच में होती है। तो इस कोड की सहायता से क्या, 44, 22, 32, 23, 21 की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। मान लो क्या बोला हमें, 1 से लेकर 30 तक पूछ लिया कि प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो हमें याद करने की जरूरत है या काउंट करने की जरूरत है, नहीं। केवल कोड से क्या करना है, हमें शुरू के 3 नंबरों को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो 1 से लेकर 30 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 10 प्राइम नंबर होते हैं। इसी तरह अगर 1 से लेकर 50 तक बोल दे कितना प्राइम नंबर होता है, तो 4, 4, 8, 2, 10, 12 और 3, 15 प्राइम नंबर होते हैं। अब 20 से भी बोल सकता है, जैसे 40 से 80 के बीच में या 41 से 80 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो कितने होंगे, 3, 2, 5, 7 और 7, 3, 10 प्राइम नंबर होंगे। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच कितने प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं होंगी इस कोड की सहायता से। तो इंपॉर्टेंट कोड है, आप याद कर सकते हैं इसको। अब इसी तरह हमें पूछ लेता है कि 1 से लेकर 200 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लेकर 200 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो ध्यान रखें कि 1 से लेकर 100 तक कितने, 25, और 101 से लेकर 200 तक कितने प्राइम नंबर, 21 प्राइम नंबर। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 46 प्राइम नंबर होते हैं 1 से लेकर 200 तक की संख्याओं के बीच। अब हमें पूछ सकता है, ये भी पूछा है कई एग्जामों में, 110 से लेकर 120 तक कितने प्राइम नंबर। तो इनको कैसे करें, इनके लिए भी एक कोड है, आसानी से कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे 10 डिजिट हैं, आप गिन भी सकते हैं केवल जब 10 की बात होगी। तो इसके लिए भी कोड देख लेते हैं हम क्या है, कहां से कहां तक के लिए, 101 से लेकर 200 तक के लिए कोड क्या है हमारे पास, 111, 312, 221, 400 हो गए 10 डिजिट, 411, 312, 221 और ये 4। अब जैसे अगर 101 से लेकर 110 तक हमें बोलते हैं कितने प्राइम नंबर, तो 4 प्राइम नंबर। और जैसे यहां क्वेश्चन पूछा था कि 110 से लेकर 120 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, केवल 1 प्राइम नंबर होगा। तो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं इस कोड की सहायता से आसानी से। जैसे अगर बोल दिया हमें 191 से लेकर 200 तक कितने प्राइम नंबर, तो 4 प्राइम नंबर।
अब यहाँ क्वेश्चन हमारे पास और भी आते हैं, जैसे 2 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर या भाज्य संख्या क्या है? तो 2 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है? 11 है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या की बात करें 2 डिजिट के सबसे बड़े प्राइम नंबर की, तो वो क्या है? 97 है। और इसी तरह आपके 3 अंकों के भी प्राइम नंबर होते हैं, सबसे बड़े और छोटे। 3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या? 101 है। ये हमारे क्या हो गए? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं। इसी तरह आपकी अभाज्य संख्याएं हो गई, ये भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? अब बिल्कुल इसका विपरीत, जैसे हमने भाज्य में पढ़ा कि कोई भी नंबर अभाज्य संख्या तब होगा जब उसके फैक्टर क्या होंगे? या तो 1 हो या तो वो स्वयं हो। इसी का विपरीत, क्या इसका विपरीत? कि ऐसे नंबर जिनका फैक्टर करने पर क्या हो? 1 या स्वयं के अतिरिक्त ऐसा कोई नंबर हो जिससे वो क्या हो? संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाए। जैसे अगर हम बात करें यहाँ सबसे छोटे भाज्य संख्या की 4, इसके पहले क्या था? 2 था, 3 था, तो ये क्या थे? सब प्राइम नंबर। लेकिन सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है? 4 है। तो इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो सकता है? 1 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, लेकिन एक और संख्या है क्या? 2 से भी जाएगा। इसी तरह और भी नंबर हो सकते हैं, जैसे 6 की बात हो, दूसरा भाज्य संख्या क्या? 6, तो 6 किससे जाएगा? 1 से भी डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह, 6 से भी और 3 से भी और 2 से भी। तो इसके तो 2 फैक्टर और मिल गए हमें, तो ये क्या नहीं होगी? अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। बड़ी संख्या में देखें, अगर जैसे 27 की बात करें तो 27 किससे? 27 से तो होगा डिवाइड, 1 से तो होगा डिवाइड, लेकिन 3 से भी होगा। तो ये क्या हो जाएगा फिर? ये प्राइम नंबर नहीं होगा, क्या होगा? भाज्य संख्याएं होंगी। इसी तरह इसके आगे जो क्वेश्चन है हमें इससे रिलेटेड, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या है इनसे रिलेटेड, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद स्टूडेंट।